हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज योर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के बारे में जो हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन जानेंगे कि रेस्पिरेशन होता क्या है। उसके बाद ये किस किस तरह का होता है, दैट मीन्स 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक, तो वो क्यों होते हैं। एंड द लास्ट थिंग जो है हम ह्यूमन रेस्पिरेशन जानेंगे कि ह्यूमंस में रेस्पिरेशन जो है वो किस तरह से होती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन को अगर आप बेसिकली देखा जाए तो इसके 2 मतलब होते हैं। ठीक है, ब्रॉडली इसका मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वी ऑल नो दैट ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए होती है हमें जो है वो अपनी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो वही ऑक्सीजन जो हम एनवायरमेंट से लेते हैं और उसके बाद उस ऑक्सीजन को यूज करके जो हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं उसे वापस एनवायरमेंट में देने को, ये जो लेन देन होती है, जो एक्सचेंज होती है, ब्रॉडली इसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एट सेलुलर लेवल अगर हम एक एक सेल के बारे में बात की जाए तो वहां पे रेस्पिरेशन का मतलब होता है बर्निंग ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, है ना, एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड इन ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, जो एनर्जी होती है वो आपके होती है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो होता क्या है, अब ये जो एटीपी है ये क्या है, तो इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। ठीक है, जस्ट लाइक हमें जो है वो पैसा चाहिए, है ना, इस वर्ल्ड में जीने के लिए वी नीड मनी। पैसे से ही जो है हम कपड़ा, घर या कोई भी चीज जो भी हमें खरीदना होता है, खाना, एवरीथिंग, जो भी हमारी जरूरत की चीजें हैं वो हम पैसे से ही खरीदते हैं। ठीक है, उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है। इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी का पैसा है, इसके बिना जो है कोई काम नहीं हो सकता है। ठीक है, जिस तरह पैसे के बिना लाइफ में कोई काम नहीं हो सकता है, उसी तरह एटीपी के बिना जो है वो कोई काम नहीं हो सकता है। समझ में आया? तो जो है रेस्पिरेशन को पहले हम 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, दैट इज ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ब्रीथिंग में 2 पार्ट आता है, एक होता है इनहेलेशन और एक होता है एक्सहेलेशन। ठीक है, तो इनटेक ऑफ गैसेस, जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, सांस अंदर लेने की प्रोसेस को ही जो है हम इनहेलेशन कहते हैं, और सांस बाहर छोड़ने की प्रोसेस को जो है हम एक्सहेलेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एक बार हमने इनहेल किया, दैट मीन्स हमारे बॉडी में जो है ऑक्सीजन चला गया। ठीक है, उस ऑक्सीजन को यूज करना, जो भी यूज होगा उसका, वो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर आता है। ठीक है, और उसके बाद उससे जो एंड प्रोडक्ट बनेगा, जो गैस से कार्बन डाइऑक्साइड, उसे बाहर निकाल दिया जाएगा एक्सहेलेशन प्रोसेस से। तो अब सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन में होता है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ठीक है, अब ये जो एटीपी प्रोडक्शन होता है इट डिपेंड्स, ये एटीपी प्रोडक्शन जो है कुछ ऑर्गेनिजम्स में बिना ऑक्सीजन के भी हो जाता है, और कुछ ऑक्सीजन में जो है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो है इसको बनाने के लिए जो है हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो उस बेसिस पे जो है रेस्पिरेशन को हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के 2 पार्ट्स हैं, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द सेकेंड इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो हम एटीपी प्रोड्यूस करते हैं इट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें जो है वो O2 रिक्वायर्ड होता है, और एनारोबिक जो प्रोसेस होता है उसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आई बात? अब देखिए यहाँ पे जो है आप ऑक्सीजन को जो है आप ब्रेन की तरह जो है कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इस दुनिया में 2 तरह से लोग कमाते हैं, एक ब्रेन से, है ना, जिसके पास ब्रेन है, टैलेंट है, वो अपना ब्रेन यूज करके जो है वो लाखों करोड़ों कमाता है। ठीक है, और एक जो होते हैं वो कमाते हैं बाई बॉडी, है ना, लेबर का वर्क करके। तो जो लेबर वर्क करके कमाते हैं वो बहुत कम कमाते हैं ना। उसी तरह से एरोबिक रेस्पिरेशन में O2 रिक्वायर्ड है, ब्रेन रिक्वायर्ड है, तो इसकी मदद से जो एनर्जी बनेगा वो बहुत ज्यादा बनेगा। जो एटीपी प्रोडक्शन होगा दैट इज फार मोर एज कम्पेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, है ना। लेबर क्लास जो होते हैं, मजाक नहीं उड़ा रही मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, वो लोग जो है बहुत कम पैसा कमा पाते हैं, डेली वेजेस जो होती है उनकी बहुत कम होती है, मजदूर वगैरह की। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो है वो जो है एनर्जी जो है वो बहुत कम प्रोड्यूस होता है, जो एटीपी का प्रोडक्शन होता है वो काफी कम होता है एज कम्पेयर टू एनारोबिक, है ना। तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको ब्रेन से कमाना है या बॉडी से कमाना है। ठीक है, ओके, अब उसके बाद आता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन किन ऑर्गेनिजम्स में होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन किन ऑर्गेनिजम्स में होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है।
जिनको एनर्जी ज्यादा चाहिए, है ना, जिनके घर में खर्चे ज्यादा होते हैं, है ना, वो ब्रेन से कमाते हैं, ज्यादा पैसा कमाते हैं, तभी ना अपने जो है फैमिली की सारी डिमांड्स को, लग्जरियस लाइफ को पूरी कर सकते हैं। ठीक है, तो हायर लेवल ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बड़े ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, है ना, तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में फंक्शंस बहुत ज्यादा है, हमें जिंदा रखने के लिए फंक्शंस बहुत ज्यादा है। बड़े बड़े घरों में खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, दिखता है बंदा बहुत ज्यादा कमा रहा है, लेकिन खर्चे भी तो ज्यादा होते हैं ना उतनी अच्छी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, तो एनर्जी भी ज्यादा चाहिए, पैसा ज्यादा चाहिए। उसी तरह हमारी बॉडी जो है, जो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ह्यूमंस वगैरह, हमारी बॉडी में एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, और इसीलिए जो है हम एरोबिक रेस्पिरेशन फॉलो करते हैं, ऑक्सीजन की हेल्प में एनर्जी बनाते हैं ताकि ज्यादा एनर्जी बना पाए। और जो एनारॉब्स होते हैं, स्मॉलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, यीस्ट वगैरह जो होते हैं, जो लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे से घर में डिमांड छोटी सी होती है ना, 2 वक्त की रोटी चाहिए बस, 1-2 कपड़ा साल में बस, दैट इज, है ना, तो उनको जो है एनर्जी कम चाहिए, पैसा कम चाहिए अपनी जिंदगी जीने के लिए। उसी तरह जो लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी एनर्जी एटीपी जो डिमांड होती है वो कम होती है, इसलिए वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी जो है अपना एनर्जी बना लेते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि ये बनता कैसे है ना, ऑक्सीजन मदद, ऑक्सीजन की हेल्प में जो है क्या बनता है, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो है वो क्या बनता है। तो सबसे पहले जो है हमें जानना है, जो एटीपी है वो बनता है विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज जो है, अब वो अमीर हो चाहे गरीब हो, वो कोई भी हो, हर ऑर्गेनिज्म को जो है वो ग्लूकोज चाहिए होता है। जो बेसिक डिमांड है फूड की, दैट इज ग्लूकोज, है ना। अब आप पिज्जा खाइए या रोटी खाइए, अल्टीमेटली जो है आपको ग्लूकोज जो है आपकी बॉडी में वो जाएगा। ठीक है, तो जो ग्लूकोज होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप जो है ग्लूकोज का होता है ब्रेकडाउन। ठीक है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। समझ में आया? तो ये जो प्रोसेस है ना ग्लाइकोलाइसिस का, ये सारे ऑर्गेनिजम्स में कॉमन है। ठीक है, फॉर बैक्टीरिया, यीस्ट, ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, सब में जो ये वाला प्रोसेस है दैट इज कॉमन। ठीक है, अब इससे बनता क्या है? तो इससे बनता है पाइरूवेट। समझ में आया? तो जो हमारा ग्लूकोज है उसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है ना। तो जब ये ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज का, जब ये टूटेगा, तो ये जो पाइरूवेट है इसके पास 3 कार्बन ही बच जाते हैं। 3 कार्बन कंपाउंड है, मतलब अगर आप 6 कार्बन को 3-3 भाग में बांटेंगे तो कितने बनेंगे? 2 भाग बनेंगे ना। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जो है वो आपको 2 पाइरूवेट के जो है मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इस पाइरूवेट के बाद जो है बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, लाइक रिएक्शन है, क्रेब्स साइकिल वगैरह है, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ 10th क्लास सिलेबस, वो 11th क्लास का है। तो जब मैं 11th क्लास में रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगी तो मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगी। यहाँ से आप इतना जानिए कि अब इस पाइरूवेट से, अब इसके बाद जो है ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेगा या नहीं लेगा, इस पे डिपेंड करेगा कि वो एरोबिक है या एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो है मान लीजिए हम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मैंने एरोबिक एनारोबिक में एक और बात बताना भूल गई कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इन द जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों उसे पावर हाउस कहते हैं? क्योंकि वो पावर बनाता है। एटीपी प्रोडक्शन जो है ऑक्सीजन की हेल्प में वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो ये जो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है हम यहाँ पे लिखेंगे इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी बनती है वो बनती है, एटीपी बनता है। ठीक है, लगभग 36 to 38 एटीपी बनता है। ठीक है, प्लस वाटर प्लस CO2, है ना। तो जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके एनर्जी बनाने के बाद CO2 में बदल जाता है, और यही CO2 जो है हम एक्सहेल कर देते हैं, बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब जो है नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज यीस्ट में पढ़ेंगे हम। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है यीस्ट, लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें जो है वो एटीपी बनता है, इसकी एटीपी बहुत कम होती है, आई थिंक 6 to 8 एटीपी बनता है इसमें। ठीक है, प्लस CO2, ठीक है, प्लस इथेनॉल। ठीक है, यहाँ पे इथेनॉल भी बनता है, इसी वजह से इसको जो है हम ब्रेवरेज इंडस्ट्रीज वगैरह में जो यूज करते हैं, रम, विस्की, ऑल दैट बनाने के लिए जो है इसका बहुत अच्छा यूज वगैरह जो है किया जाता है वहां पे। ठीक है, इसके
इसके अलावा क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करता है, तो यीस्ट को जो हम अपने इडली डोसा वगैरह के डो में भी डालते हैं, ढोकला के डो में डालते हैं, ताकि वो थोड़ा सा राइज हो जाए। वो जो स्पंजीनेस, वो जो होल्स आपको देखने को मिलते हैं, वो ईस्ट की वजह से, इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से देखने को मिलते हैं। ठीक है, द लास्ट है, ये भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है इन मसल सेल। ठीक है, तो ये कब होता है, ये हमारी बॉडी में भी होता है मसल्स के अंदर, ये कब होता है। फॉर एग्जांपल जो है आपका जो डेली रूटीन है उसमें कहीं भी जो है ज्यादा आप जो फिजिकल वर्कआउट वगैरह नहीं करते हैं ना, अब कभी जो है आपका, जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है, या कभी भी आपका क्रिकेट खेलने का मन किया, कहीं दौड़ने का मन किया, है ना, तो आपने जो है 1-2 दिन क्रिकेट बहुत ज्यादा खेल लिया, तो आप देखते होंगे रात में जब आप सोते होंगे तो आपकी बॉडी में पेन होता होगा, हाथ पैर में स्पेशली ये जो मसल्स वगैरह में होते हैं बहुत ज्यादा दर्द होता होगा, है ना। तो क्या होता है, अचानक से जब हम बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है ना, उस टाइम पे जो उस वर्कआउट को करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है, वो हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी बन रही है वो सफिशिएंट नहीं पड़ती है, जल्दी जल्दी एनर्जी चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल आप बहुत तेज दौड़ रहे हो, दौड़ते हो तो आप देखे हो ना, आप जो है सांस कम लेते हो, दैट मीन्स ऑक्सीजन बॉडी में कम जा रहा है, एनर्जी कम बन रहा है, और एनर्जी आप यूज ज्यादा कर रहे हो। तो उस टाइम क्या होता है, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपके जो मसल सेल्स हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए स्विच कर जाते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन छोड़ के एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो है वो चले जाते हैं। और तब जो है मसल सेल्स में जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनर्जी बनता है तो एटीपी भी मिलता है, CO2 भी निकलता है, प्लस एक और चीज निकलती है साथ में, लैक्टिक एसिड। ठीक है, सॉरी CO2 नहीं निकलता है ना। यही लैक्टिक एसिड जो है वो आपकी मसल सेल्स के बीच में जाके जो है जमा हो जाती है, जहाँ पे इंटरसेलर स्पेसेस हैं, और वो जम जाती है, उसी की वजह से जो आपके मसल्स अकड़ जाते हैं ना, इसी को हम कहते हैं मसल्स क्रैम्प। ठीक है, तो बॉडी में जो क्रैम्प आता है, जो अकड़ आती है, दर्द हो जाता है, वो इसी लैक्टिक एसिड की डिपोजिशन की वजह से होती है। अगर आप एक अच्छा सा मसाज लेंगे या गर्म पानी से बाथ लेंगे तो वो जो है फिर से डिजोल्व होकर जो है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमंस में रेस्पिरेशन कैसे होता है। एट सेलुलर लेवल जो है हमने जान लिया कि क्या होता है क्या नहीं, बट ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन क्यों होता है, कैसे होता है, ये जो है हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो इनहेलेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग इनहेलेशन जब आप सांस लेते हैं तो सांस लेने के टाइम पे क्या होता है, जो आपका रिब केज होता है इट मूव्स अपवर्ड। ठीक है, उसके बाद जो डायफ्रागम होता है, ठीक है, डायफ्रागम एक स्मॉल मस्कुलर शीट होता है इस तरह का पतला, इसका जो नॉर्मल शेप होता है ये इस तरह का डोम शेप होता है, हल्का सा कर्व होता है। इट सेपरेट्स योर थोरेसिक कैविटी एंड योर एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो ये जो चेस्ट वाला पार्ट है इसी को हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं, चेस्ट कैविटी कहते हैं, और जहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है उसी को हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। ठीक है, तो उन दोनों के बीच का एक सेपरेशन है, इतना ऊपर नहीं होता, थोड़ा नीचे होता है, इस तरह से। ठीक है, तो बेसिकली ये डोम शेप का होता है, ऐसा थोड़ा सा कर्व होता है, लेकिन जब आप सांस अंदर लेते हो, इनहेल करते हो, तो ये जो है ये फ्लैट हो जाता है, नीचे आ जाता है, डायफ्रागम गेट्स फ्लैटेड। ठीक है, तो ये फ्लैट हो गया, रिब केज ऊपर आ गया, तो आपका जो लंग्स में है वो स्पेस बढ़ जाता है ना, स्पेस बढ़ गया, और इसकी वजह से जो है प्रेशर जो है वो कम हो जाता है लंग्स के अंदर। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स है उनके आपस का जो प्रेशर है दैट इज डिक्रीज। ठीक है, अब प्रेशर कम हो गया, एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है एज कम्पेयर टू योर लंग्स वो ज्यादा है, तो एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सो बाहर से जो है एयर इजिली अंदर आ जाता है, ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो अंदर आ जाता है। उसके बाद जो है वो लंग्स में जो एल्वियोलाई होती है वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो हो गया, थिन शीट होती है, मसल्स की शीट होती है, एल्वियोलाई जो होता है बहुत ही पतली होती है। जब ये वो प्रेशर जब एयर अंदर जाता है तो वो जैसे बलून नहीं फूल जाता है उसी तरह वो भी फूलती है, और उसकी जो मेम्ब्रेन है, जो वॉल है वो स्ट्रेच होती है और वो पोर्स खुलते हैं, और वहां से हाई कंसंट्रेशन बाय डिफ्यूजन जो एयर है वो ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से आपके ब्लड वेसल्स में आ जाता है। ठीक है, इनहेलेशन ये हो गया, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन जो है वो चला गया। ठीक है, अब जो है और जो ब्लड जो आया था उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड था, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन था वो ब्लड में ज्यादा था, लंग्स में कम था। सो कार्बन डाइऑक्साइड में एट द सेम टाइम एक्सचेंज हो गया, वो लंग्स के अंदर आ गया, बाकी लंग्स के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है,
तो इनहेलेशन हो गया। एक्सहेलेशन में क्या होगा, रिब केज और जो डायफ्रागम है दे मूव बैक टू देयर नॉर्मल पोजीशन। रिब केज वापस अंदर आ जाएगा, डायफ्रागम फिर से ऊपर हो जाएगा। तो जैसे ही स्पेस कम होगा अंदर का, लंग्स के अंदर का स्पेस कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। आप लोग 10 लोग हैं एक रूम में, अगर मैंने रूम का जगह बढ़ा दिया तो आप लोग और दूर दूर हो जाओगे, प्रेशर आपस में कम पड़ेगा। अगर मैंने जगह कम कर दिया तो क्या होगा, धक्का मुक्की और बढ़ जाएगी। उसी तरह अब जो है धक्का मुक्की बढ़ गई, प्रेशर कम हो गया, स्पेस कम हो गया, सॉरी प्रेशर ज्यादा हो गया, स्पेस कम हो गया। तो अब जो है लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा है, हाई प्रेशर है, और बाहर में प्रेशर कम है, लो प्रेशर है। सो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है वो एयर बाहर हो जाएगा, हम एक्सहेल कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो एयर जो है आपका कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाता है मैं वो बता देती हूँ। तो सबसे पहले एयर जो है वो नोज के अंदर एंटर करता है, नॉस्ट्रिल्स तो छेद होती है। नॉस्ट्रिल्स के बाद जो है वो आगे जाता है आपका विंड पाइप, ट्रैकिया, है ना, यहाँ तक आगे जो आपका ट्रैकिया यहाँ पे जो है होती है इस तरह से, विंड पाइप, नॉस्ट्रिल, विंड पाइप, ट्रैकिया। उसके बाद जो है ब्रोंकाई, ये जो होता है मोटा वाला दिस इज योर ब्रोंकाई। और वो फिर जो है आगे चल के बहुत सारे प्लांट्स की ब्रांचिंग हो जाती है, उसी तरह उसकी भी ब्रांचिंग हो जाती है। तो ब्रोंकाई की ब्रांचिंग को हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और ये ब्रोंक्यूल्स जो आगे चलते जिस तरह से प्लांट्स में लीव्स होती है ना बहुत सारी, एक जो है प्लांट का ब्रोंकाई जो स्टेम है एक होता है इतना, है ना, उसके बाद बहुत सारी ब्रांचेस में बढ़ते ब्रोंक्यूल्स में, और वो ब्रोंक्यूल्स जो है फिर सब में लीव्स है, एल्वियोलाई है। तो लीव्स जो है वो एल्वियोलाई है हमारे, ठीक है। बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिन फ्लैट मसल्स का बना होता है, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू का ये बना होता है। वही जब इसमें एयर जाता है तो जैसे बैलून आपका स्ट्रेच कर जाता है उसी तरह ये स्ट्रेच करता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो हो जाता है। यहाँ से जो है ब्लड वेसल्स हर एक सेल में जो है वो ऑक्सीजन पहुंचा देती है बाय डिफ्यूजन। ये आपने जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ रखा है 9th क्लास में। और यहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो माइटोकॉन्ड्रिया में यूज किया हमने, जो बनाया ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल्स के थ्रू फिर से जो है लंग्स में आता है, लंग्स से बॉडी के बाहर चला जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर आपको इस टॉपिक में और कोई भी डाउट है तो आप जो है मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सपना रॉक्स किसी का। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।